नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को जारी रखते हुए राजऋषि श्रृंखला तृतीय में आज हम करने वाले नेशनल पेंशन स्कीम मतलब कि एनपीएस पर आधारित क्वेश्चंस की सीरीज। इसमें हम 20 क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन है आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, जैसे कि डीसी, एसी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसओ, एएसओ, ओएस, यूडीसी इन एनवीएस, केवीएस, एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी and limited departmental examinations, limited departmental competitive examinations। तो राजऋषि श्रृंखला है वो डेडिकेटेड है एनपीएस पर आधारित अपडेटेड क्वेश्चंस के लिए। देखते हैं राजऋषि श्रृंखला तृतीय का पहला क्वेश्चन। 41. If the government servant exits prior to the age of 60 years by means of removal, resignation, what will be the mandatory annuitization percentage of the pension wealth? यदि सरकारी सेवक 60 वर्ष की आयु से पहले हटाने या त्यागपत्र के माध्यम से बाहर निकलता है तो पेंशन धन का अनिवार्य वार्षिकीकरण प्रतिशत क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। 80% ऑफ द पेंशन वेल्थ, 60% ऑफ द पेंशन वेल्थ, 50% of the pension wealth and 75% of the pension wealth। क्या सही उत्तर हो जाएगा? करेक्ट आंसर विल बी ए, 80% ऑफ द पेंशन वेल्थ। जो उसका कलेक्शन हुआ था या अकुमुलेशन हुआ था उसका 80% है वो 60 साल से पहले अगर वो हटा दिया जाता है, त्याग पत्र दे देता है, मतलब कि वो एग्जिट कर जाता है, तो उसका 80% है वो एनोटाइजेशन कर लिया जाएगा। 80% है वो एनोटाइजेशन का मतलब कि रिटेन कर लिया जाएगा और 20% है उसको दे दिया जाएगा, 20% अकुमुलेशन दे दिया जाएगा, 80% है वो एनोटाइजेशन करके रख लिया जाएगा और उसको फिर बाद में दिया जाएगा पेंशन के रूप में। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते 42। इंडिकेट द रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन पेबल ए गवर्नमेंट सर्वेंट एंड द गवर्नमेंट फॉर एन एम्प्लॉई ऑन ईओएल इंक्लूडिंग मेडिकल ग्राउंड्स। चिकित्सा आधार पर ईओएल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव छुट्टी लेने की स्थिति में कर्मचारी एवं सरकार द्वारा कर्मचारी के खाते में देय अंशदान की दर क्या होगी? ऑप्शन देख लेते हैं। फुल कंट्रीब्यूशन बाय बोथ, बी नो कंट्रीब्यूशन इधर फ्रॉम गवर्नमेंट सर्वेंट और फ्रॉम द गवर्नमेंट, सी 50% ऑफ कंट्रीब्यूशन इज टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्वेंट, डी है फुल कंट्रीब्यूशन ओनली बाय गवर्नमेंट ऑन नोशनल इमलमेंट्स। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, नो कंट्रीब्यूशन इधर फ्रॉम गवर्नमेंट सर्वेंट और फ्रॉम द गवर्नमेंट, मतलब कि ना तो कर्मचारी और ना ही गवर्नमेंट की तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन किया जाएगा, क्योंकि कर्मचारी है वो किस पर है? ईओएल पर है, विदाउट पे पर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पर है, तो उसका कोई कंट्रीब्यूशन है वो नहीं होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। देख लेते हैं अगला सवाल 43। ए गवर्नमेंट सर्वेंट वाज ड्राइंग at the rate rupees 52,000 in level 8 from 1 September 2022. He was placed under suspension for the period from 10/10/22 to 31st October 2022. What will be the amount of contribution recovered during the suspension period? एक सरकारी कर्मचारी 1/9/2022 से लेवल 8 में 52,000 रुपए की दर से वेतन आहरण कर रहा है। उन्हें 10/10/2022 से 31/10/2022 की अवधि के लिए निलंबित रखा गया है। निलंबन अवधि के दौरान वसूल किए गए अंशदान की राशि क्या होगी? ऑप्शन देख लेते हैं। ₹5,668, बी ₹5,200, सी ₹2,834 और डी है नन ऑफ दी अबो। सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, नन ऑफ दी अबो। आपको मालूम है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो लेवल 8 में 52,000 की दर से वेतन आहरण कर रहा है, परंतु 10/10/2022 से और 31/10/2022 की अवधि में निलंबित है, सस्पेंशन पर है। तो सस्पेंशन के दौरान क्या उससे अंशदान लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, नन ऑफ दी अबव। कोई भी कंट्रीब्यूशन उससे नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वहां वो सस्पेंशन पर है और सस्पेंशन पीरियड में उसको निर्वहन भत्ता मिलता है। निर्वहन भत्ते से कंट्रीब्यूशन है वो कर्मचारी की चॉइस से किया जाएगा। यहाँ पर कंट्रीब्यूशन वो उससे नहीं लिया जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन जब नहीं लिया जा रहा है तो कोई भी राशि इनमें से सही नहीं होगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। अगला सवाल देख लेते हैं 44। ए सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट इज ड्रॉइंग पे एट द रेट ₹66,000 in level 7 from
1st November 2022. He proceeded on HPL from 1st December 2022 to 31st December 2022. What will his NPS contribution for the month of December 2022? केंद्र सरकार का एक कर्मचारी लेवल 7 में 66,000 की दर से 1 नवंबर 2022 का माह का वेतन आहरण कर रहा है। वह 1 दिसंबर 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक एचपीएल अवकाश पर रहता है। उसका दिसंबर 2022 के महीने के लिए एनपीएस योगदान क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। ₹4,422, बी ₹3,300, सी ₹9,240 और डी ₹5,036। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, ₹4,422। ये सही हो जाएगा। और ये कैसे आया, आप इसको कैलकुलेशन करके देख लीजिए। यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। 66,000 रुपये की दर से उसका वेतन मिल रहा है, तो 66,000 प्लस इसमें डीए ऐड करना पड़ेगा। एनपीएस का क्या रूल है कि उसमें डीए भी इंक्लूड होगा कंट्रीब्यूशन के लिए। तो डीए यहाँ पर कितना हो जाएगा? डीए हो जाएगा 34% हो जाएगा। तो इस तरीके से डीए राशि है, और 34 की दर से डीए है, वो हो जाएगा 22,440 रुपये हो जाएगा। डीए की राशि हो जाएगी। तो 22,440 को हम ऐड कर देंगे, जो बेसिक पे है उसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 22,440 को ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 88,000 रुपये और 440 रुपये यहाँ पर हो जाएगा। 88,440 हो जाएगा। अब 88,000 को, क्योंकि ये एचपीएल पर है, तो एचपीएल का मतलब है हाफ पे लीव है, तो यहाँ पर राशि क्या मिलेगी? उसका आधा कर दीजिए, 2 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। तो आधा करने पर कितनी उसकी इमलमेंट्स है या सैलरी हो जाएगी? ये हो जाएगी 44,220 हो जाएगी। 44,000 रुपये, 44,220 रुपये हो जाएगी। अब यहाँ 44,220 मिल रहे हैं उसको, तो इसका 10% हम कैलकुलेट कर लेंगे। 10% इसका निकाल लीजिए, तो 10% है, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका? 4422 रुपये इसका हो जाएगा। 4,422 उसका कंट्रीब्यूशन होगा। एचपीएल की अवस्था में होगा, क्योंकि पूरे महीने के लिए एचपीएल पर था। तो दिसंबर महीने का जो कंट्रीब्यूशन होगा एचपीएल की स्थिति में 4,422 होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। देख लेते हैं अगला सवाल 45। एन ऑफिस असिस्टेंट इन ए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस इज ड्रॉइंग पे एट द रेट ₹40,400 फ्रॉम 1st August 2022 with special allowance at the rate 1,500 HRA 24%. He was sanctioned EXOL मतलब extraordinary leave with MC medical certificate for 1 month from 1st October 2022 to 31st October 2022. Indicate the amount of NPS contribution of the employee. केंद्र सरकार के कार्यालय में एक कार्यालय सहायक ₹40,400 की दर से वेतन प्राप्त कर रहा है। 1 अगस्त 2022 से विशेष भत्ता ₹1,500 एवं एचआरए 24% की दर से प्राप्त करता है। वह 1/10/2022 से 31/10/2022 तक एक महीने के लिए मेडिकल ग्राउंड के साथ में ईएक्सओएल मतलब कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पर रहता है। इस अवधि के लिए एनपीएस योगदान की राशि क्या होगी? ऑप्शन देख लेते हैं। ₹970, बी ₹1,120, सी है नो कंट्रीब्यूशन टू बी मेड, और डी है ₹4,404। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, नो कंट्रीब्यूशन टू बी मेड। यहाँ पर कंडीशन क्या है कि वो EXOL पर था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पर था, चाहे तो वो मेडिकल ग्राउंड पर है या विदाउट मेडिकल ग्राउंड पर है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव का मतलब है कि विदाउट पे पर है, वो विदाउट पे वो लीव गया है, विदाउट पे पर गया है। तो विदाउट पे की स्थिति में उसको कोई पे नहीं मिल रहा है, तो कंट्रीब्यूशन भी उसका कुछ नहीं लिया जाएगा। नो कंट्रीब्यूशन टू बी मेड। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 46। मिस्टर ए अपॉइंटेड इन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस ऑन 1st January 2004, retired on invalidation pension not attributable to government duty on 30th June 2022. State what type of pension he is eligible for.
श्री ए 1/1/2004 को केंद्र सरकार की सेवा में नियुक्त हुआ, जो 30/6/2022 को इनवैलिड पेंशन पर सेवानिवृत्त होता है। बताएं कि वह किस पेंशन के लिए पात्र है। ऑप्शन देख लेते हैं। नो पेंशन इज एडमिजिबल, बी इनवैलिड पेंशन कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ रूल 38 एंड रूल 49 ऑफ सीसीएस पेंशन रूल्स 1972, सी ओनली रिटायरमेंट ग्रेच्युटी इज एडमिजिबल, डी पेंशन इक्वल टू लास्ट पे ड्रॉन इज एडमिजिबल। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इनवैलिड पेंशन कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ रूल 38 एंड रूल 49 ऑफ सीसीएस पेंशन रूल्स 1972, उसको इनवैलिड पेंशन मिलेगी क्योंकि वो एनपीएस में है। 1/1/2004 के बाद में वो अपॉइंट हुआ है। 1/1/2004 को वो अपॉइंट हुआ, इसका मतलब है कि वो एनपीएस में आ गया। परंतु एनपीएस के एम्प्लॉई है, उनको भी इनवैलिड पेंशन है, वो एप्लीकेबल हो गई है। तो क्या मिलेगा उसको? रिटायरमेंट होने पर 30 जून 2022 को इनवैलिड पेंशन पर वो रिटायर हो जाता है, तो उसको क्या मिलेगी? उसको इनवैलिड पेंशन मिलेगी। रूल 38 और रूल 49 के तहत, सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 के तहत उसको इनवैलिड पेंशन है वो मिल जाएगी। सही उत्तर हो जाएगा बी। देख लेते क्वेश्चन नंबर 47। एन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कवर्ड अंडर एनपीएस डाइड इन सर्विस एट्रीब्यूटेबल टू गवर्नमेंट ड्यूटी, स्टेट वेदर ही इज एलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन। एनपीएस के अंतर्गत आने वाले एक आयकर निरीक्षक की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है, जो कि किससे रिलेटेड है? वो सेवा की वजह से मृत्यु हुई है। बताएं कि उसका परिवार कौन सी पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र है। ऑप्शन है नॉट एलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन, बी मिनिमम फैमिली पेंशन इज एडमिजिबल, सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन कंप्यूटेड इन टर्म्स ऑफ सीसीएस ईओपी रूल्स इज एडमिजिबल, और डी ओनली डेथ ग्रेच्युटी इज एडमिजिबल। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन कंप्यूटेड इन टर्म्स ऑफ सीसीएस ईओपी रूल्स इज एडमिजिबल। मतलब कि सेवा की वजह से उसकी डेथ हुई है, वो एनपीएस का कर्मचारी है, परंतु सेवा की वजह से उसकी डेथ हुई है, तो उसको ईओपी के तहत उसको पेंशन मिलेगी, फैमिली पेंशन मिलेगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिलेगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन इसको कहते हैं, और ये सीसीएस ईओपी रूल्स के तहत मिलेगी। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन कंप्यूटेड इन टर्म्स ऑफ सीसीएस ईओपी रूल्स इज एडमिजिबल। डियर फ्रेंड्स, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि नया नोटिफिकेशन आए तो आपको अलार्म के रूप में सूचना मिल जाए। देख लेते हैं अगला सवाल 48। ये सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट was covered under NPS from 1/1/2005. He was discharged from government service due to disease/injury attributable to government duty on 31st January 2022. Elucidate his pension benefit. केंद्र सरकार के एक कर्मचारी को 1/1/2005 से एनपीएस के तहत कवर किया गया है। वह 31 जनवरी 2022 को बीमारी या चोट के कारण सरकारी सेवा से कार्य मुक्त कर दिया गया। उसको क्या पेंशन लाभ मिलेगा? ऑप्शन देख लेते हैं। डिसेबिलिटी पेंशन कंप्यूटेड इन टर्म्स ऑफ सीसीएस ईओपी रूल्स, बी नॉट एलिजिबल फॉर एनी पेंशन, सी मिनिमम पेंशन एलिजिबल एज पर सीसीएस पेंशन रूल्स 1972, और डी है ए लमसम कंपनसेशन इज लाइबल टू बी पेड। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, डिसेबिलिटी पेंशन कंप्यूटेड इन टर्म्स ऑफ सीसीएस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल्स, इसके तहत उसको ये डिसेबिलिटी पेंशन है वो मिल जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। देख लेते हैं अगला सवाल 49। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फैमिली पेंशन अंडर ईओपी रूल्स इन केस ऑफ डेथ ऑफ एन एम्प्लॉय कवर्ड अंडर एनपीएस होल्डिंग ए नॉन पेंशनेबल पोस्ट। एक गैर पेंशन योग्य पद धारण करने वाला एनपीएस के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो ईओपी नियमों के तहत परिवार पेंशन का प्रतिशत क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। 30% ऑफ बेसिक पे, 40% ऑफ बेसिक पे, सी है 60% ऑफ बेसिक पे, और डी ऑप्शन है 50% ऑफ बेसिक पे। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 60% ऑफ बेसिक पे। एक गैर पेंशन योग्य पद धारण करने वाला एनपीएस के अंतर्गत आने वाला कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो ईओपी नियमों के तहत परिवार पेंशन का प्रतिशत है वो क्या हो जाएगा? 60% ऑफ बेसिक पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50। कैलकुलेट द इनवैलिड पेंशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ए एनपीएस सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट इनवैलिडेड नॉट एट्रीब्यूटेबल टू गवर्नमेंट ड्यूटी। द डिटेल्स आर गिवन बिलो। पहला देख लेते हैं। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट
1 July 2008, date of invalidation 28 February 2022, emoluments 55,200 from 1 July 2021। एनपीएस के अंतर्गत केंद्र सरकार के एक कर्मचारी को अमान्य पेंशन मिलती है जो कि सरकारी ड्यूटी के कारण सेवानिवृत्ति नहीं है। को अमान्य पेंशन की गणना कैसे करेंगे? ऑप्शन देख लेते हैं। इनवैलिड पेंशन नॉट एडमिजिबल सिंस द क्वालिफाइंग सर्विस इज लेस देन 10 years। B rupees 27,600 per month from 1st March 2022। C है 9,000 per month from 1st March 2022 और D है रुपीज 7,946 पर मंथ फ्रॉम 1st March 2022। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, रुपीज 27,600 पर मंथ फ्रॉम 1st March 2022। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसका इमलमेंट्स है वो 55,200 है, तो 55,200 उसका इमलमेंट है और उसको इनवेलिडेटेड पेंशन मिल रही है, तो इसका यहाँ पर 50% मिलेगा, मतलब कि इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 27,600 रुपये उसको पेंशन के रूप में, इनवैलिड पेंशन के रूप में मिलेंगे। क्योंकि इमलमेंट्स है वो 55,200 रुपये है, तो उसका 50% कितना हो जाएगा? ये 27,600 हो जाएगा। सही उत्तर होगा इसका बी हो जाएगा। और ये इनवैलिड पेंशन है कब से मिलेगी? 1 मार्च 2022 से एप्लीकेबल हो जाएगी। सही उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन देख लेते हैं 51। A government servant covered by NPS died in service not attributable to government duty. His service particulars are given below. Calculate his eligible family pension on the date of death। यहाँ पर कंडीशन देख लेते हैं। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट 1 अक्टूबर 2020 और डेट ऑफ डेथ 10 जुलाई 2022। थर्ड है इमोलमेंट्स ऑन डेट ऑफ डेथ रुपीज 37,600। तो देख लेते हैं हिंदी अर्थ। एनपीएस के अंतर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारी की सेवा में मृत्यु हो गई जो ड्यूटी की वजह से नहीं हुई है। नीचे दिए गए सेवा विवरण के अनुसार मृत्यु की दिनांक को उसकी पात्र पारिवारिक पेंशन की गणना करें। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। रुपीज 11,280 पर मंथ। बी है रुपीज 9,000 पर मंथ। सी रुपीज 18,800 पर मंथ और डी है रुपीज 22,560 पर मंथ। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा रुपीज 11,280। इसका कैलकुलेशन हम करके देखते हैं। इमलमेंट है वो डेट ऑफ डेथ पर कितने इमलमेंट थे? यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया है कि 37,600 रुपये उसका इमलमेंट है। तो फैमिली पेंशन है वो इस इमलमेंट का कितना परसेंट मिलेगा? 30% मिलेगा। इसको आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। 30% मिलेगा तो 37,600 का 30% है वो बन जाएगा, क्या बन जाएगा? 11,280 रुपये बन जाएगा। यहाँ पर इसका कैलकुलेशन है क्या आ जाएगा? 11,280 रुपये आ जाएगा। 37,600 का 30% है वो क्या हो जाएगा? 11,280 रुपये हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा हमारा ये। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर दबाइए। देखते हैं अगला सवाल 52। What is the ceiling limit for availing tax benefit under section 80 CCE for NPS contribution? एनपीएस में योगदान के लिए धारा 80 सीसीई के तहत कर लाभ प्राप्त करने की अधिकतम सीमा क्या है? विकल्प देख लेते हैं। रुपीज 1.5 लाख, बी रुपीज 2 लाख, सी रुपीज 1 लाख और डी नो लिमिट। सही उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ए, रुपीज 1.5 लाख। मतलब कि आईटीआर इनकम टैक्स रूल की धारा 80 सीसीई के तहत अधिकतम कंट्रीब्यूशन है एनपीएस के तहत कितना लाभ उसको मिल जाएगा? ये 1.5 लाख रुपये तक की उसको अगर कंट्रीब्यूशन करता है तो टैक्स बेनिफिट है वो मिलेगा। 1.5 लाख रुपये तक उसको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। मैक्सिमम लिमिट है इनकम टैक्स रूल के तहत सेक्शन 80 सीसीई में 1.5 लाख रुपये तक की उसको क्या मिल जाएगी? टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा, मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ए। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53। व्हाट इज द एडिशनल टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80 सीसीडी 1B फॉर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2022-23? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एनपीएस में अंशदान के लिए धारा 80 सीसीडी 1B के तहत अतिरिक्त लाभ क्या है? मतलब अतिरिक्त कर लाभ है वो कितना होगा? देख लेते हैं विकल्प। रुपीज 30,000,
₹25,000, ₹40,000 और डी है ₹50,000। एनपीएस पर अतिरिक्त लाभ कितना मिलेगा? वहां पर इससे पहले वाले में हमने देखा कि एनपीएस में अगर कंट्रीब्यूशन है या टोटल वो सेविंग है वो 1.5 लाख रुपए तक की कर रहे थे, परंतु उसके अलावा एनपीएस पर अतिरिक्त कर लाभ है वो कितना मिल रहा है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, 50,000। एनपीएस में आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो 50,000 रुपए की, 1.5 लाख की सीलिंग से ऊपर 50,000 का आपको अतिरिक्त लाभ मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन है वो निश्चित रूप से आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। यहाँ पर सही उत्तर हो रहा है डी। साथियों, अगर आप एनवीएस के एस्पिरेंट है जैसे कि पीजीटी, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्रमोशनल एग्जामिनेशन के लिए, तो एनवीएस ने एनवीएस सिस्टम या एनवीएस स्कीम है वो परीक्षा के सिलेबस में रखा है, और परीक्षा के सिलेबस को कवर करते हुए धौलागढ़ माता श्रृंखला है वो संपूर्ण नवोदय सिस्टम पर सीरीज ला रही है, जहां पर नवोदय सिस्टम पर आधारित क्वेश्चंस की यूनिक सीरीज है वो अवेलेबल है। तो आप अगर नवोदय सिस्टम को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, एमसीक्यू देखना चाहते हैं, तो धौलागढ़ माता श्रृंखला की मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए और अपने सिलेक्शन को फिक्स करवाइए। देखते हैं अगला सवाल 54। हु इज कॉल्ड एन एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर अंडर एनपीएस? एनपीएस के तहत वार्षिकी सेवा प्रदाता किसे कहा जाता है? विकल्प है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी रजिस्टर्ड एंड रेगुलेटेड बाई आईआरडीए, ए म्यूचुअल फंड अथॉरिटी, ए नेशनलाइज्ड बैंक, और डी है प्राइवेट बैंक्स अप्रूव्ड बाई गवर्नमेंट। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी रजिस्टर्ड एंड रेगुलेटेड बाई आईआरडीए। ये एनओटी सर्विस प्रोवाइडर है वो बनाए गए एनपीएस में कौन होंगे? इंश्योरेंस कंपनी होगी जो रजिस्टर्ड और रेगुलेटेड होगी, किसके द्वारा? आईआरडीए के द्वारा होगी। मूव टू क्वेश्चन नंबर 55। एट व्हाट एज कैन ए सब्सक्राइबर कवर्ड अंडर एनपीएस एग्जिट फ्रॉम द पेंशन अकाउंट? एनपीएस के तहत कवर किया गया ग्राहक किस उम्र में पेंशन खाता से बाहर निकल सकता है, मतलब उसको छोड़ सकता है? ऑप्शन देख लेते हैं। हैविंग अटेंड द एज ऑफ 55 ईयर्स, बी हैविंग अटेंड द एज ऑफ 58 ईयर्स, सी हैविंग अटेंड द एज ऑफ 60 ईयर्स, और डी है हैविंग अटेंड द एज ऑफ 62 ईयर्स। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हैविंग अटेंड द एज ऑफ 60। मतलब कि 60 साल की आयु में व्यक्ति है वो रिटायर हो जाता है और रिटायरमेंट के टाइम पर वो एनपीएस से एग्जिट कर सकता है। और रिटायरमेंट होगा तो इससे पहले वाले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं कि 60 साल की उम्र में अगर वो रिटायर होकर के एग्जिट कर रहा है तो 60% एन्युटी है जो भी उसका अकुमुलेशन है वो मिल जाएगा, और 40% है वो रिटेन कर दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा या सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा रिटेन कर लिया जाएगा, जो कि पेंशन के रूप में उसको बाद में दिया जाएगा। तो कब वो एग्जिट कर सकता है? यहाँ क्वेश्चन के अनुसार हैविंग अटेंड द एज ऑफ 60 ईयर्स, मतलब कि 60 साल की उम्र में वो उसे एनपीएस से बाहर जा सकता है, उसको छोड़ सकता है, निकल सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 56। हाउ आर सब्सक्राइबर्स टू नेशनल पेंशन सिस्टम कैटेगराइज्ड फॉर द पर्पज ऑफ एग्जिट? एनपीएस से बाहर निकलने के आधार पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के ग्राहकों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? विकल्प है गवर्नमेंट सेक्टर, ऑल सिटीजन्स इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट सेक्टर, और सी है एनपीएस लाइट एंड स्वावलंबन सब्सक्राइबर्स, डी ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी ऑल दी अबव। मतलब कि पेंशन सिस्टम में एनपीएस के तहत अगर वो एग्जिट कर रहे हैं तो इनको इन सभी कैटेगरीज में बांटा गया है। गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉई है या ऑल सिटीजन्स इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट सेक्टर है, इनको भी माना जाएगा। और एनपीएस लाइट और स्वावलंबन सब्सक्राइबर है, ये तीनों कैटेगरी है ये बनाई गई है। तो सभी कैटेगरी है एनपीएस को छोड़ने के लिए एग्जिट करने की कैटेगरी बताई गई है, तो यहाँ पर ऑल दी अबव सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा सही उत्तर डी ऑल दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं अगला 57। Who are the family members eligible to receive the annuity as per annuity contract when an NPS subscriber dies? वार्षिकी अनुबंध के अनुसार जब एक एनपीएस ग्राहक की मृत्यु हो जाती है तो वार्षिकी प्राप्त करने के लिए परिवार का कौन सा सदस्य पात्र होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। स्पाउस ऑफ द डिसीज्ड सब्सक्राइबर, लिविंग डिपेंडेंट मदर ऑफ द डिसीज्ड सब्सक्राइबर, सी लिविंग डिपेंडेंट फादर ऑफ द डिसीज सब्सक्राइबर, और डी ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी ऑल दी अबव। सभी है वो पात्र होंगे। सब्सक्राइबर के स्पाउस है वो पात्र हो सकते हैं वार्षिकी प्राप्त करने के लिए,
या डिपेंडेंट मदर हो सकती है उसकी, डिपेंडेंट फादर हो सकते हैं। ये सभी क्या हो सकते हैं, उसके पात्र हो सकते हैं जो एन्युटी प्राप्त करेंगे अगर डेथ हो जाती है कर्मचारी की। तो सब्सक्राइबर के जो डिपेंडेंट है या तो स्पाउस, मदर, फादर, ये सभी पात्र हो सकते हैं। उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। मूव टू क्वेश्चन नंबर 58। इफ एन एनपीएस सब्सक्राइबर ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर does not desire to withdraw the balance amount after purchase of mandatory annuity, such subscriber shall have the option to defer the withdrawal of the lump sum amount until he or she attains the age of death। यदि सरकारी क्षेत्र का कोई एनपीएस अभिदाता अनिवार्य वार्षिकी की खरीद के बाद शेष राशि का आहरण नहीं करना चाहता है, तो ऐसे ग्राहक के पास एक मुश्त राशि की निकासी को कब तक के लिए स्थगित करने का विकल्प होगा, जब तक कि वह डैश की आयु प्राप्त करता है या करती है। मतलब कि वो आहरण नहीं कर रहा है, जो एनओटी उसको मैंडेटरी एनओटी है वो निकालना नहीं चाह रहा है, तो कितनी उम्र तक उसको वो वहां रख सकता है, उसके बाद में उसको वो निकालनी होगी। ऑप्शन देख लेते हैं, 65 ईयर्स, 70 ईयर्स, 75 ईयर्स, और डी है 62 ईयर्स। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। 70 साल की उम्र तक वो नहीं निकालेगा, उसके बाद में एक मुश्त राशि है वो निकाल सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। क्वेश्चन देख लेते हैं 59। Within how many days should the option be exercised by the NPS subscriber of government sector for continuing to contribute to his retirement account beyond the age of 60 years or superannuation, as the case may be, to the Central Record Keeping Agency? एनपीएस के अभिदाता को 60 वर्ष की आयु सेवानिवृत्ति के कितने दिनों के भीतर सेवानिवृत्ति खाते में योगदान जारी रखने का विकल्प केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी को देना होगा। मतलब कि वो रिटायर हो गया फिर भी वो चाहता है कि कंट्रीब्यूट करता रहे, तो कंट्रीब्यूशन के लिए उसको विकल्प देना होगा, और विकल्प है वो किसको दिया जाएगा, केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी को देना होगा। ये विकल्प कितने दिनों के अंदर दे देना चाहिए, देख लेते ऑप्शन। 30 days prior to attaining 60 years or superannuation, 20 days prior to attaining 60 years or superannuation, 15 days prior to attaining 60 years or superannuation, और डी है 40 days prior to attaining 60 years or superannuation। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, 15 डेज, मतलब कि 15 दिन पहले अटेंडिंग द 60 ईयर्स और सुपरवेन्युएशन, मतलब कि 60 साल की उम्र होने के 15 दिन पहले उसको सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी को ये ऑप्शन देना होगा कि मैं रिटायर होने के बाद में भी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। तो ये कब देना होगा, उसको 15 दिन पहले देना होगा, क्योंकि 15 दिन के बाद में तो वो रिटायर हो जाएगा, और रिटायरमेंट के बाद में उसका कंट्रीब्यूशन बंद हो जाएगा। तो ये कंट्रीब्यूशन जारी रहे, इसके लिए उसको ये क्या देना होगा, कंट्रीब्यूशन के लिए उसको कंसेंट देना होगा, विकल्प देना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, 15 डेज प्रायर टू अटेनिंग 60 ईयर्स और सुपरएनुएशन। और डियर फ्रेंड्स, सरिस्का सीरीज तृतीय का लास्ट क्वेश्चन है 60। स्टेट वेदर ए कॉर्पोरेट सेक्टर सब्सक्राइबर can withdraw the full amount of accumulated pension wealth wherein the amount is equal or less than a sum of 5 lakh rupees। कारपोरेट क्षेत्र के ग्राहकी संचित पेंशन निधि से पूरी राशि जिसमें 5 लाख रुपये या उससे कम राशि निकाल सकता है। बताएं कि राशि किसके बराबर हो, मतलब कि वो एक साथ में संचित राशि निकालना चाहता है जो कि 5 लाख रुपये या उससे कम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, कैन विड्रॉ फुल अमाउंट एज पर हिज ऑप्शन बी 40% इज टू बी अलोकेटेड फॉर परचेज ऑफ एनुटी, सी कैन विड्रॉ लमसम अमाउंट ऑफ 50% ऑफ द फंड, और डी नो प्रोविजन टू विड्रॉ फुल अमाउंट फ्रॉम द फंड। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, कैन विड्रॉ फुल अमाउंट एज पर हिज ऑप्शन। मतलब कि कॉर्पोरेट क्षेत्र का ग्राहक है जिसकी संचित निधि है वो 5 लाख रुपये या उससे कम हुई है, 5 लाख रुपये या उससे कम हो रही है, 5 लाख रुपये है या उससे कम है, तो वो इसको आगे एन्युटी खरीदने में नहीं लगाना चाहता, वो क्या चाहता है कि इकट्ठे निकालना चाहता है। तो उसके लिए ये ऑप्शन है वो ये हो जाएगा, ही कैन विड्रॉ फुल अमाउंट एज पर हिज ऑप्शन। परंतु 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो उसको 40% एन्युटी खरीदनी पड़ेगी। यहाँ पर 5 लाख रुपये ही सिर्फ क्या हुआ है, कंट्रीब्यूशन हुआ है, अकोमोलेशन हुआ है, तो वो ऑप्शन दे करके और सारा कंट्रीब्यूशन विड्रॉ कर सकता है।
तो वो कंट्रीब्यूशन को एक साथ में निकाल सकता है, लमसम निकाल सकता है, उसको आगे कोई पेंशन नहीं मिलेगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। इस तरीके से डियर फ्रेंड्स, हमने एनपीएस पर बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चंस के 20 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए, मतलब कि T20 के 20 क्वेश्चंस हैं, सरीज का सीरीज थर्ड के 20 क्वेश्चंस हैं कंप्लीट कर लिए। ये क्वेश्चंस है आपकी परीक्षाओं में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, जैसे कि डीसीएसी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसओ, एएसओ, ओएस, UDC in NVS, KVS, EMRS, NCT conducted by UPSC, limited departmental examinations और limited departmental competitive examinations। मित्रों, नॉलेज मंडली एनवीएस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और पीजीटी पोस्ट के लिए बिल्कुल यूनिक सीरीज ला रही है, नवोदय सिस्टम पर आधारित प्रश्नोत्तरी। नवोदय सिस्टम पर आधारित प्रश्नोत्तरी आपके सिलेबस में रखी गई है, मतलब कि आपके सिलेबस में एनवीएस स्कीम है वो रखा गया है। तो एनवीएस स्कीम पर बेस्ड यूनिक सीरीज है वो लाई जा रही है, और इस सीरीज का नाम है धौलागढ़ माता श्रृंखला, जो कि केवल मेंबर्स के लिए है। धौलागढ़ माता श्रृंखला में क्या क्या डिस्कस किया जा रहा है? एनबीएसई स्कीम पर बेस्ड है, जैसे कि एनबीएसई स्कीम पर आधारित सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इनमेट्स है, मेस मैनेजमेंट है, हॉस्टल मैनेजमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेंटेनेंस एंड रिपेयर है, एडमिशन इन जेएनवीज है। ये आपकी परीक्षा के लिए सिलेबस रखा है एनबीएस ने। तो धौलागढ़ माता श्रृंखला में इस पर चर्चा की जा रही है। साथ में और क्या क्या चीजें डिस्कस की जा रही है एनबीएस पर बेस्ड, जैसे एनबीएस स्कीम पर बेस्ड दूसरे टॉपिक है, जैसे कि हाउस सिस्टम है, और रोल ऑफ एचएम है, रेजिडेंशियल सिस्टम है, चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज है, परचेज प्रोसीजर है, कंडमनेशन प्रोसीजर, जेएनवीएसटी ट्रांसफर पॉलिसी। ये सब चीजें हैं वो चर्चा की जा रही है किसमें? धौलागढ़ माता श्रृंखला में, जहां पर नवोदय सिस्टम पर आधारित प्रश्नोत्तरी है वो डिस्कस की जा रही है क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसकी मेंबरशिप ले लीजिए, धौलागढ़ माता श्रृंखला की मेंबरशिप ले लीजिए, आप ज्वाइन कर लीजिए। धौलागढ़ माता श्रृंखला की सीरीज है वो ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर सिर्फ एनवीएस पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर है वो दिए जा रहे हैं, एमसीक्यूज अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, इसलिए आप धौलागढ़ माता श्रृंखला में मेंबरशिप ले लीजिए। आपको अगर आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू।